दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। केवल जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में इस आंदोलन की लहर जा चुकी है और ये उम्मीद से एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। इतना बड़ा आंदोलन कि शायद अब सरकार के हाथ पांव भी फूल रहे हैं। इसीलिए इस आंदोलन पर अब सरकार की नजर है और किसी भी तरह इस आंदोलन को अब बंद कराने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पर 1.5 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट को काट दिया गया है। आसपास की सभी दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वो 6:30 बजे के बाद सभी दुकानें बंद कर ले, यानी किसी प्रकार की आपूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों तक रोका जा रहा है। क्या वाकई एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और बहुत बड़ा आंदोलन ये बन गया है अब देश में, और क्या वाकई सरकार इस आंदोलन से डर गई है? इस आंदोलन का आगे क्या भविष्य होने वाला है, क्या दिशा और दशा रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो कि आंदोलनों पर करीब से नजर रखते आए हैं, 30, 35, 40 साल का जिनका अनुभव है, करीब से पार्लियामेंट को कवर करने का, तमाम आंदोलनों को देखने का और सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर इनकी बारीक नजर रहती है। उनकी हर चाल पर, उनकी हर बात पर ये विशेष इनका एक नजरिया और विश्लेषण होता है। उमाकांत लखेड़ा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। उमाकांत जी, आपने ये बात तो सुन ही ली। ये आंदोलन अब बहुत बड़ा बन चुका है, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी कॉकरोच से देश भर में फैल गया है। अब सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लिया नहीं जा रहा है, लेकिन शायद इस आंदोलन पर पूरी तरीके से दमन करने की नीति अब अपनाने की कोशिश हो रही है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, आपके पास भी कई तरह की जानकारियां हैं। क्या होने वाला है इस आंदोलन का आगे भविष्य, और खासतौर पर क्या आज की रात कुछ बड़ी हो सकती है जंतर मंतर के लिए? देखिए, हालत जो भी हो वो देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये होना ही था, आज नहीं तो कल। और पिछले 12 साल से कोई दमन चक्र, पिछले 2 महीने से या पेपर लीक से कोई दमन चक्र नहीं हुआ है। ये दमन चक्र इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से शुरू हो गया था। और जिस तरह से इस सरकार ने सारे संस्थाओं को कैप्चर कर लिया और जिस तरह से एक-एक जो इंस्टीट्यूशंस थी, उस इंस्टीट्यूशन को तहस-नहस किया गया। अब जो शिक्षा का जो क्षेत्र आपने देखा कि आपने कहा कि आंदोलनों की बात, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के जो पिताजी थे, उनका जो आंदोलन हुआ था मार्च अप्रैल फरवरी मार्च 2000 1986 में। और मैं ऐसा रिपोर्टर था कि वो पहला रिपोर्टर था कि करमुखेड़ी बिजली घर, बिजली के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था। किसानों का आंदोलन पहले मैंने न सुना था, और देश ने इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं देखा था। जो मेरे सामने 2-3 किसानों की उसमें मृत्यु हुई थी। और उसके बाद उस आंदोलन में रिपोर्टर था। और मैंने ये देखा कि आंदोलन जब एक बार शुरू हो जाता है, तो फिर रुकता नहीं है। और इस सरकार का जो पतन है, ये आंदोलन इस सरकार का पतन करेगा, ऐसी मेरी स्टडी है, ऐसी मेरी रिसर्च है, ऐसा मेरा अनुभव है। और ऐसा मेरा पिछले 40 साल से, जब से मैं एज़ ए जर्नलिस्ट, मैं एज़ ए वर्किंग जर्नलिस्ट पेशे में आया हूँ, तो मैंने ये देखा कि ये अद्भुत आंदोलन है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक मैं चूँकि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो अ, असली जो सिक्के होते हैं, वो असली सिक्के जब मार्केट में आ जाते हैं, तो खोटे सिक्के उस मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो सरकार है, ये खोटे सिक्के की सरकार चल रही है। ये खोटा सिक्का पूरी मार्केट में इन्होंने चला दिया था। तो जब असली सिक्के बाज़ार में आ गए, मुझे लग रहा है कि ये जो जेन ज़ी है, इस जेन ज़ी ने वो असली सिक्के चला दिए हैं। और जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का डरा हुआ है, वो भयभीत है। और वो अगर मार्केट से बाहर हो गया, तो उनकी मिट्टी पलीत होनी तय है, क्योंकि ये अनपढ़ लोगों की सरकार है। और जो चूँकि खुद ये अनपढ़ हैं, इसलिए पूरे समाज को अनपढ़ बनाने की इनकी पूरी तैयारी थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, जो क्षेत्र अछूता था इस तरह की नकलबाज़ी से। होती थी छिट-पुट घटनाएँ, होती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी। कई टीचर ने कोई नकल करवा रहा था, कोई टीचर स्कूल में। हमने हमारे भी स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो वहाँ भी कोई टीचर नकल कराते हुए पकड़ा गया। तो उसको जो है
वो किताबें ले जा रहा था और बच्चों को दे रहा था क्लास में, तो उसको पकड़ लिया। तो लेकिन अब तो इस लेवल पे हो रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सिस्टम के अंदर से चीजें पेपर लीकेज किए जा रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, और इस सरकार के मंत्री और उनके तमाम लोग जो इस सरकार के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, अगर वो लोग सीधा अपराधी नहीं हैं, ये मैं इसको इस पूरे जो शिक्षा तंत्र में जो लूट हो रही है, इसको राम मंदिर के चढ़ावे की लूट से खतरनाक मानता हूँ। वो तो लूट, सोना ले गए, चांदी ले गए, यहाँ तो आप जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि हम्म। पैसा होगा तो पैसा तो फिर कमा लेंगे, हाथ का मैल है। लेकिन जब आपकी शिक्षा चली जाएगी, आपकी ज्योति चली जाएगी जीवन की, जिसको शिक्षा कहता है, जीवन ज्योति, शिक्षा को कहते हैं। आपके जीवन की ज्योति, आपकी दृष्टि, वो जब चली जाएगी, तो पूरी जनरेशन अंधकार में डूबेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को शायद खतरा है, और इस बात के इस खतरे को महसूस किया गया है। यही वजह है कि न सिर्फ छात्र, उनके अभिभावक और एक पूरा समाज इस आंदोलन में स्वतः ही जुट गया है। देखिए, जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन शुरू हुआ और बड़ी आसानी से इसे करने दिया गया, कॉकरोचेस आए तो तमाम तरह के संदेह थे, फिर सोनम वांगचुक का जुड़ना, उनका भूख हड़ताल करना, और फिर अब जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल से इस तरह की चिट्ठी मंत्रियों को लिखी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है। केवल भाई छात्रों के पर कोई कार्रवाई न करने की बात है और उसको हल्का बनाने की बात है, जिसमें मूल मुद्दा गायब है। फिर उनकी पत्नी है जो गीतांजलि, उनके द्वारा ये कहा जाना कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के आवास के बाहर नहीं धरना देना चाहिए था, ये सीरियस चीज नहीं थी। तो और या फिर जो संजय सिंह है, उनका बयान कि भाई राहुल गांधी इसमें कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई कहा जाए कि घटनाक्रम इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन इन सब चीजों से बहुत बड़ा है, इसका कॉज बहुत बड़ा है, और विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी अब जो भूमिका निभा रहे हैं, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक मिसाल जुलूस वहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी विपक्ष के नेता छात्रों के समर्थन में निकाल रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस आंदोलन में एक तरीके से मतलब अघोषित नेतृत्व ले लिया है, कहाँ ये जा रहा है? देखिए, सरकार जो है सबसे ज़्यादा इसीलिए बौखला रही थी कि सरकार कोशिश कर रही थी कि एक नॉन पॉलिटिकल, जैसे अन्ना हज़ारे थे, अन्ना हज़ारे मेरे सामने आए थे, दिल्ली प्रेस क्लब में, वो हमने भी सवाल उनसे पूछे थे। तो हमको भी बड़ी उम्मीदें थी कि भई सिस्टम, अगर आप हम्म। बदलाव लाएँगे समाज में, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? हमको भी अच्छा लगेगा। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी बदलाव आए और अच्छे लोग कांग्रेस में जाएँ। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी हैं। हमने तो उन लोगों में शामिल रहे हैं जिनको जिनको जिन्होंने राजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ करके उनकी हवा खराब की। हम तो किसी से नहीं डरे। हमने चंद्रशेखर जी से सवाल पूछे, अटल जी से दसियों बार सवाल पूछे, मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल पूछे। तो सवाल ये है कि इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनसे हमने सवाल पूछे और ये सब जानते थे मुझे, और तब भी मैं इनको परेशान करने वाले सवाल पूछता था। आज इस सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा है, कोई स्कोप छोड़ा है कि कहीं कोई मुँह छिपाने की जगह छोड़ी है? और इस सरकार ने एक काम किया है कि यहाँ पर ये बड़े-बड़े षड्यंत्र इसलिए कर रही है कि इनके जो लोग हैं वो कॉम्पिटिशन में नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कापी अगर कापी अगर जाँची गई और वो अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, और उसमें बेईमानी नहीं होगी, तो इनकी जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कैसे निकलेंगे नीट पेपर? वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, वो तो दुकानों में बैठते हैं या आवारागर्दी करते हैं, तो वो तो उनको निकालने के तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 2, 4, 5 लाख, 5 करोड़, 7 करोड़ क्या होता है इनके लिए? इनको तो एक नाम लगाना है कि साहब मेरा बच्चा आवारा था, लेकिन वो डॉक्टर हो गया है। वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला गेम है। तो वही वाला तो यहाँ ये धंधा क्या है? मुन्ना भाई, कितने मुन्ना भाई? तो मुन्ना भाई कौन बना रहा है? ये सरकार मुन्ना भाई बना रही है। अब वही मुन्ना भाई के चक्कर में ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँगने में क्या दिक्कत है? मेरे को तो धर्मेंद्र प्रधान, मैं 20 साल से धर्मेंद्र प्रधान को पर्सनली जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं।
लेकिन आज मैं उनका कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान, अगर आप हम तुमको जानते हैं और तुम हमको अपना बड़ा भाई मानते हो और बोलते हो, तो आप इस्तीफ़ा दो। तो सवाल ये है कि आप निजी संबंधों से ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे देश के लिए? ये देश का मामला है, ये मेरा धर्मेंद्र प्रधान का निजी मामला नहीं है, और उन्होंने जो काम किया है, वो बहुत मुझे लग रहा है उनके अधीन। अगर वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो आप नैतिक आपने ठीक है नहीं किया, लेकिन आपके मंत्रालय में हुआ। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो आपकी आपकी पौधा है ना, ये तो आप लोग आपका लगाया हुआ पौधा है ये, तो आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि आरएसएस के बहुत सारे लोग वहाँ रिहैबिलिटेशन है, उनको वहाँ बसाया गया है, उनकी दुकानें लगी हुई हैं, उनकी नौकरियाँ दी गई, लाखों-लाखों रुपए देके। अगर वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में घोटाला नहीं होता, गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ चरित्र के लोग वहाँ नहीं होते, तो आज ये नहीं होता। आप मुझे बना दीजिए एनटीए का चेयरमैन। मैं तो कहता हूँ कि मेरे परिवार का कोई आदमी आए, मैं पहले उसके हाथ-पैर डंडे से तोड़ दूँगा, कि भई सपने में भी नहीं सोचना तुम मेरे से जो है पेपर लीक करने की बात है। तो सवाल ये है कि जब आप ईमानदार नहीं है, बेईमान हैं, पूरा सिस्टम आपका बेईमान है, तो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं जो लोग, वो बेईमानी से आगे बढ़ेंगे, और यही आप राजनीति भी कर रहे हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है, जो आपने बचाया है। यही क्षेत्र था शिक्षा का, जिसमें योग्यता, काबिलियत, और शिक्षा तो जनरेशन बनाती है, और आपने करोड़ों लोगों का जीवन को नष्ट किया है पिछले 12 साल में, क्योंकि जो 12 साल के बच्चे जब आप पावर में नहीं आए थे, तब वो 11-12, 10-11 साल के जो बच्चे हैं, वो 12 साल बाद रोज़गार ढूँढ रहे हैं। और आप रोज़गार देने में नाकाम हैं। आपने इस देश से झूठे वादे किए कि 2 करोड़ लोगों को आप रोज़गार देंगे। कहाँ ये 1 लाख 1 लाख भी लोगों को आप रोज़गार दे पाए साल में? आपने जितना भी इन्फॉर्मल सेक्टर है, जो पनप रहा था, उसको आपने नोटबंदी से खत्म किया है। उसके बाद जीएसटी से आपने उद्योग धंधे खत्म किए। कहीं आपने बचाया नहीं। ये शिक्षा बची बची हुई थी, शिक्षा का क्षेत्र बचा हुआ था, जिसमें गरीबों के बच्चे, मेधावी बच्चे, होनहार बच्चे, पढ़ने-लिखने वाले बच्चे कंपटीशन में निकल के सरकारी नौकरी पाते थे, या सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती थी, वो डॉक्टरी करते थे और उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक खोलते थे। आपने तो लोगों को ना घर का छोड़ा, ना घाट का छोड़ा, लेकिन एक बात बता दूँ कि इस सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। जी। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि शिक्षा को अगर खराब कर दिया जाए तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो सकती है, क्योंकि ऊपर जो है वो अशिक्षित लोग हैं और वो चाहते हैं कि एक अशिक्षितों की फौज खड़ी हो जाए जो केवल उनकी बातें माने। सर, लेकिन मुझे लग रहा है या मेरा ये ऐसा जो मुझे दिख रहा है कि ये जो आंदोलन है धीरे-धीरे ये शिक्षा के मुद्दे से भी बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि देश में बहुत सारे सवाल खदक रहे हैं जिसमें मध्यम वर्ग परेशान है, जिसमें इन्होंने तमाम तरह की जो चोरियाँ की हैं, चाहे उसमें मंदिर में चोरी का मामला है, चाहे वोट चोरी का मामला है, चाहे सीट चोरी का मामला है, जैसे ये सांसदों की खरीद-फरोख्त करते हैं, संसाधनों पे चोरी का मामला है, आदिवासियों की ज़मीनों पर चोरी का मामला है, तो हर वर्ग, किसानों की चोरी का मामला है, हर वर्ग पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है। तो कहीं न कहीं हर वर्ग, समाज का हर वर्ग इस आंदोलन में अपने लिए जगह खोज रहा है, तलाश रहा है, और हो सकता है ये आंदोलन छात्रों से तो ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे एक समाज को अपने साथ ये जोड़ लेगा। जैसे हमने आज देखा, वकील भाई इसको समर्थन दे रहे हैं, कलाकार इसको समर्थन दे रहे हैं, फ़िल्मी कलाकार इससे जुड़ रहे हैं, साहित्यकार इससे जुड़ रहे हैं, लोग विदेश से यहाँ पर लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। तो कितना बड़ा आंदोलन आप इसे मान रहे हैं? अगर मैं पुराने आंदोलनों से इसकी तुलना करना चाहूँ, और क्या आगे के लिए इसकी दशा-दिशा देख रहे हैं? ये आपसे फाइनल अंतिम सवाल मेरा। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आंदोलन होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलनों से इस देश में बदलाव होता है। मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं 77 में जो बदलाव हुआ था देश में, जनता पार्टी आई थी 77 में, मैं तो उसमें हाई स्कूल का विद्यार्थी था। लेकिन हमको भी लोग ले जाते थे आंदोलन जुलूस निकालने के लिए। हमको ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि पहाड़ में तो कोई इमरजेंसी का आता पता ही नहीं था कि कोई इमरजेंसी देश में लगी है। तो सवाल तो ये है कि हमने देखा कि बड़ा बदलाव हो गया देश में, देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। टीवी तो था नहीं, अखबार होते थे जो चमोली गढ़वाल में 4 बजे 5 बजे पहुँचते थे गौचर में। तो 5 बजे अखबार निकलता, पौ दिल्ली का अखबार वहाँ पहुँचता था शाम को, तो वो उसको लेकर के लाइन लगती थी, इससे दूध की लाइन लगती है। तो हमें नहीं पता था कि देश में कुछ होने वाला है। तो
सवाल ये है कि मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद मैंने देखा जो भी बदलाव हुए, वो केवल आंदोलनों की वजह से हुए। ये आए, जनता पार्टी आई, आंदोलन की वजह से आए। 1977 में इंदिरा गांधी वापस लौटी 80 में, तो वो कांग्रेस ने आंदोलन किया और उसके बाद जनता पार्टी का पतन हुआ और वो आपसी झगड़ों में वो खत्म हुए, उनकी दुकान बंद हुई और कांग्रेस पार्टी आई तो देश भर में जेल भरो आंदोलन कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी वापस आई। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने देखा कि जब मैं पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया 88 में, तो मैंने देखा कि जुलूस वहाँ पूरे जब मैं घुसा था तो हंगामा हो रखा था हाउस में। तो मैं तो पार्लियामेंट में पहली बार घुसा था, विंटर सेशन 88 की। तो मैंने देखा कि सारे एमपीज़ खड़े हैं, तो मैंने कहा भाई साहब ये क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा कि ये तो बोफोर्स जो राजीव गांधी के खिलाफ जो आरोप हैं, वो बोफोर्स के चक्कर में ये आंदोलन कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं हाउस के अंदर। देखा मैंने उसके बाद बदलाव हुआ, राजीव गांधी की सरकार गिर गई, मतलब वो सरकार सत्ता में नहीं है, उसको इतना 200 सीटें मिली थी उनको, लेकिन 200 कुछ सीटें मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि इतना प्रचंड बहुमत वाली 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2088 में, ज 1988 में जब मैंने शुरू किया संसद कवर करना। तो आप ये बताइए आज की हालत में क्या है? ये तो 240 हैं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो ये तो देखिए इन्होंने ईडी, सीबीआई, पुलिस राज करके ये मेंटेन किया हुआ है और ये गुंडागर्दी की जो सत्ता व्यवस्था है उस पर ये और बड़े ये बालू की ढेर पर बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं नीचे से बालू खिसक रही है और उसके बाद तमाम आंदोलन में तो कह रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन की भी मैं बताऊँगा कि अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना आंदोलन हुआ तो क्या हुआ? देश में इनकी जो 300 404 का ये नारा लगाया था, केवल किसानों ने, देश के किसानों ने और मज़दूरों ने इनकी ये हवा निकाल कर के इनको इनकी हैसियत, इनकी औकात बताई। उसके बाद मैं इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात बता रहा था बोफोर्स की। बोफोर्स एक मुद्दा बना और 412 वाला राजीव गांधी 0 हो गया और चंद्रशेखर जी आए, वो तो 40 सीटें थी चंद्रशेखर टूट के आए थे, जनता दल टूटा था। उनकी सरकार चली, वो भी उसके बाद उस सरकार का भी पतन हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आंदोलन पूरी तरह ये देश हित में है और मैं तो कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का सरकार होती, अगर आंदोलन हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ कि इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और आंदोलन तेज होगा। ये एक मुद्दा है, एक चिंगारी है, एक जंजी है, युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, परिवार हैं, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, दुकानदार हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार की नादिरशाही, हिटलरशाही और जो नाज़ीज़ के जर्मनी में जिस तरह से अत्याचार हुए थे, ये सरकार उसी रास्ते पर है और वही दमन ये अपोज़िशन के साथ करना चाहती है। कितनी शर्म की बात है कि इस देश के जो मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कम से कम 20 करोड़ लोगों का, 25 करोड़ लोगों का, 30 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इन्होंने उनसे बात करनी ज़रूरी नहीं समझी। उनसे बात ही नहीं करना चाहते, उनको ऐसे जैसे अपराधी होता है बस में डाल करके और वो ले गए किसी स्टेडियम में। तो सवाल ये है कि सरकार के पतन की नींव इबारत लिख दी गई है और ये सरकार अब रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। ये कन्विंस हो गए लोग कि ये अब टिकेंगे नहीं, इनकी चला-चली की बेला शुरू हो गई है और ये कब थमेगी, ये आने वाला वक़्त बताएगा। जी। जी, सर बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आंदोलन से ही अब बदलाव आएगा क्योंकि लोगों को ये भी यकीन हो चल रहा है कि इस सत्ता को, इस सरकार को अब वो वोट से भी नहीं बदल सकते क्योंकि उनकी वोटों की भी चोरी हो गई है। तो अब आंदोलन ही अंतिम रास्ता बचा हुआ था और आपने जैसे कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आंदोलनों की बहुत ज़रूरत होती है और इस सरकार ने आंदोलनों की स्पेस पूरी तरह से खत्म कर दी थी। लेकिन आंदोलनों ने अब उस स्पेस को पकड़ा है और स्वतः पकड़ा है और जनता बाहर आई है। परिणाम जो भी होगा लेकिन देश के हित में होगा, डेमोक्रेसी के हित में होगा और आम जनता के हित में होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और दर्शकों आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप भी इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सही दिशा में जा रहा है? और ये आंदोलन अब क्या अपनी अंतिम परिणति तक चलना चाहिए? और क्या केवल इस्तीफे की मांग के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए या आगे जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो इस आंदोलन के जरिए पूरी होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उमाकांत जी, इस चर्चा में आपके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।